हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो संवैधानिक विकास में क्राउन के अधीन भारतीय संविधान का विकास। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग संविधान संविधान का वर्गीकरण, सरकार क्या होती है, संविधान क्या होता है, ये सारी क्लासें पढ़ चुके थे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का विकास ब्रिटिश कंपनी के अधीन। अब हम क्या देखेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन। हमने जैसे आपको बताया था कि संविधान का विकास दो तरीके से देखते हैं हम। एक तो कंपनी के अधीन संविधान का विकास और दूसरा क्राउन के अधीन संविधान विकास। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद में सत्ता जो भारत की डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अंडर आ गई। और इसीलिए फिर क्या हुआ, कंपनी का समापन हो गया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये सब समाप्त हो गए। उसके बाद में भारत सचिव जैसा पद एक बनता है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, इसीलिए अब क्या हो गया, ये अब शासन के अधीन आ गया। यानी कह सकते हो सरकार किसके अधीन आ गया, सरकार के अधीन, यानी राजा के अधीन आ गया। पहले किसके अधीन था हमारा भारत कंपनी के अधीन था। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रही थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। लेकिन अब क्या हुआ, डायरेक्ट तरीके से शासन किसके अधीन आ गया, भारत का क्राउन के अधीन आ गया, यानी कह सकते हो रानी के अधीन आ गया। तो अब हम इसी में देखते हैं आज 1858 का भारत शासन अधिनियम। आपको पता है 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद लाया गया। और इसमें ज़्यादा भारत में कोई परिवर्तन नहीं हुए थे। इसमें परिवर्तन हो रहे थे तो ब्रिटेन में हुए थे। कह सकते हो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था इस अधिनियम का। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रिटेन में जो व्यवस्था थी उसे चेंज किया जा रहा था। जैसे अभी तक कंपनी का शासन था तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, अब क्या क्राउन के हाथ में आ गया। अब इसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, वो दोनों समाप्त कर दिए गए। भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया, उसकी परिषद बनाई गई, उसमें 15 सदस्य थे। ठीक है, उनका चुनाव राजा और कंपनी दोनों कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चेंज हो रही थी, ब्रिटेन में चेंज हो रही थी। ध्यान रखना, भारत में इसका दो प्रभाव मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। एक प्रभाव तो ये दिखाई देता है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो राजा के अधीन आ गया, अब वो कंपनी का गवर्नर जनरल नहीं रहा। और दूसरा प्रभाव हमें सही से दिखाई देता है इसमें, वो कि जो हमारी जो भारतीय रियासतें थीं वो अब डायरेक्ट राजा के अधीन आ गई। इन्हीं चीज़ों को अब हम कवर करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, हमने अभी आपको बताया है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी हमारे यहाँ, पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, उसके बाद लाया गया था। तो अब इसमें क्या किया गया, जैसे अभी हमने आपको बताया, भारत शासन में जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया। अब शासन सीधे किसके हाथों में आ गया, तो सीधे ब्रिटिश सम्राट के अधीन आ गया। यानी कह सकते हो वहाँ पर उस समय रानी थी तो रानी के अधीन आ गया। दूसरी बात इसमें जो की थी, वो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब क्या कर दिया गया, वो वायसराय बना दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और वायसराय बना दिया। अब वायसराय के बारे में अगर पूछा जाए आपसे कि पहले वायसराय कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। आपको पता है 1857 की क्रांति के समय कौन वो गवर्नर जनरल था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी कैनिंग ही हो जाएगा। पूछा जाए भारत का पहला वायसराय, तब भी कैनिंग ही रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है हमें। दूसरी बात क्या हुई, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, सॉरी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये जो दोनों थे वो भी समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी में हमने, जैसे आपने देखा था, हमने बताया था आपको कि जो कंपनी में पहले क्या थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर का मतलब ये था, ये सरकार कंट्रोल रख रही थी। जो डायरेक्टर थे ये कंपनी के थे, कंपनी के निदेशक बना रहे थे इन्हें। तो ये दोनों समाप्त कर दिए गए। कह सकते हो जो कंपनी में द्वैध शासन शुरू हुआ था उसका समापन हो गया। हमने आपको बताया था कंपनी में द्वैध शासन शुरू हो रहा है, तो वो अब समाप्त हो गया। पूछा जाए कब समाप्त हुआ, तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट बात थी इसमें कि भारत सचिव का एक पद बनाया गया, ये नया पद बनाया गया। और जो क्या था, एक ब्रिटिश का जो कैबिनेट थी उसका सदस्य था। जैसे आज के समय में इस चीज़ को समझो कि अभी भारत है, भारत
कह सकते हो साम्राज्य होता, यानी भारत कई देशों में, कई टेरिटरियों में अपना शासन कर रहा होता। तो एक जैसे मान के चलना अपने, वैसे है नहीं ऐसा कुछ भी, कि मान के चलो श्रीलंका के देश में कोई और शासन कर रहा है, तो श्रीलंका के देश का शासन कौन देखेगा? तो ऐसे ही एक मंत्री बना दिया, और दूसरा कह दिया कि मालदीव का एक मंत्री बना दो, एक कहीं दूसरे देश का मंत्री बना दो। तो ये सारे मंत्री बना दिए। अब मंत्री कौन थे? वो थे ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। तो जो भारत सचिव था तो वो क्या था? एक ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था। अब ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव था तो इस पूछा जाए कि ये किसके प्रति उत्तरदायी था? तो भारतीय संसद के, यानी कह सकते हो भारत का जो निम्न सदन था उसके प्रति उत्तरदायी था। ठीक, तो ब्रिटिश जो कैबिनेट का सदस्य था, यही कह सकते हो वहाँ का कैबिनेट मंत्री था, उसी को नाम दिया गया भारत सचिव, और इससे कहा गया कि आप भारत के बारे की बातें देखोगे। तो जैसे अभी देखते हो आप, मंत्रालय होते हैं, एक मंत्री को एक मंत्रालय दे दिया, ऐसा जैसे एजुकेशन मिनिस्टर को एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी, और किसी दूसरे मिनिस्टर को दूसरी मिनिस्ट्री दे दी, तो वो क्या है, उसी का काम देखता है। ऐसे ही इसे क्या कर दिया गया कि भारत का काम देखने के लिए एक नया, कह सकते हो, मंत्री का पद बनाया गया, उसका नाम क्या रख दिया? भारत सचिव रख दिया। अब जो इसकी जो सचिव की जो परिषद थी, जो परिषद थी वो कितने सदस्य की थी? कई बार पूछा गया है, तो 15 सदस्य की थी। कितने सदस्य की? 15 सदस्य की परिषद थी। अब इसमें जो परिषद में जो सदस्य थे वो 8 सदस्य तो राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अगर पूछा जाए आपसे कि सदस्य आते कहाँ से थे, तो 8 सदस्यों का मनोनयन कौन करता था, नॉमिनेट कौन करता था? तो ये सम्राट करता था, राजा करता था, यानी रानी करती थी। और 7 जो सदस्य थे वो कंपनी द्वारा, क्योंकि अभी भी कंपनी के जो स्टेक होल्डर थे उनका भाई शेयर तो था ही ना। क्यों? क्योंकि इतनी जल्दी एकदम सरकार समाप्त नहीं कर सकती थी, तो सरकार ने कोई एक प्रावधान बनाया और उसमें कहा कि जैसा है भारत सचिव है उसमें कंपनी के लोग भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना आप लोग, कि जो इसमें जो सदस्य बन रहे थे उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया। क्राइटेरिया क्या था? कि आप कम से कम भारत में 10 वर्ष तक या तो जॉब किए हो या आप निवास किए हो। यानी कहने का तात्पर्य है, या तो वो भारत में कम से कम 10 वर्ष तक क्या किया हो, नौकरी किया हो, या फिर वो निवास किया हो, वो ही इस परिषद का सदस्य बन सकता था। ये इसलिए रखा गया होगा, अपन लोग इसलिए सोच सकते हैं आज के समय पर, कि अगर भारत के बारे में अगर जो सचिव है उसकी परिषद में काम कर रहे हैं तो भारत के बारे में नॉलेज रखें। वो जब नॉलेज नहीं होगी तो बात क्या करेंगे? तो इसीलिए हो सकता है, वो कह सकता है होगा ही, कि भारत के जो नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे उन्हें ही परिषद में शामिल किया गया होगा। अब बात की जाए कि हमने नेक्स्ट बताया था आपको, जो देसी रियासतें थीं अपनी, यानी भारत में जो देसी रियासतें थीं उनका संबंध अब किससे हो गया? डायरेक्ट क्राउन से। क्यों? क्योंकि भारत की सत्ता अब किसके हाथों में? क्राउन के हाथों में। अब क्राउन के हाथों में, तो अब भारत में जो रियासतें थीं वो भी अब किससे बात करेंगी? वो भी अब राजा से ही बात करेंगी। यानी कहा जाए पहली बार अगर जो रियासतों का सीधा संबंध स्थापित हुआ राजा से, तो कौन सा अधिनियम था? वो 1858 का अधिनियम था। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी अलग नहीं था, बस ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये स्थापित किया गया, यानी उसकी मशीनरी में ये स्थापित किया गया कि वहाँ पर बदलाव किए जाएं। भारत में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा इसका। और इसके बाद में हम देखेंगे अभी कि महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र था उसमें क्या क्या घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। महारानी विक्टोरिया की घोषणा। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पढ़कर किसने सुनाया इस घोषणा को, तो उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने सुनाया। और अगर पूछा जाए जगह क्या थी, तो प्रयागराज, यानी आज का प्रयागराज तब का इलाहाबाद थी। अब देखो, अब आपको ये देखना चाहिए कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। अगर उसके कारण आपको पता है तो आप इसका सही से पता कर सकते हो कि इस घोषणा में क्या क्या बोला गया होगा। तो उसके कारण क्या थे? एक तो गोद निषेध नीति, और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, और जाति आधारित या धर्म आधारित भेदभाव, ये सारी क्या थे? कारण थे उस समय के।
तो इन कारणों को ही समाप्त करने के लिए अब आपको पता है 1857 की क्रांति हुई थी, लेकिन ये समाप्त तो नहीं हुई थी, ना स्वतंत्रता मिल पाई थी हमें। लेकिन हमें क्या हुआ, कंपनी का शासन समाप्त करके हम किसके अधीन आ गए, अब आ गए हम ब्रिटिश क्राउन यानी रानी के अधीन आ गए, महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गए। तो अब उसी में महारानी विक्टोरिया ने अपना एक कमिटमेंट किया भारत की जनता से, वही क्या है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या था इसमें। तो सबसे पहली बात तो क्या थी कि नवीन शासन की शुरुआत। तो नवीन शासन की शुरुआत तो आपको पता है हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब शासन किसके अधीन आ गया, अब रानी के अधीन आ गया, यानी कह सकते हो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश जो क्वीन थी उसके अधीन आ गया। अब क्या, कंपनी से शासन निकल गया। अभी हमने देखा था 1858 के अधिनियम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसने कहा कि देसी जो नरेश हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये भी एक प्रॉब्लम थी उस समय, जो देसी राजा रजवाड़े उसमें शामिल हुए 1857 की क्रांति में, तो क्यों हुए थे, क्योंकि उनके अधिकार संरक्षित नहीं रह रहे थे, डलहौजी की हड़प नीति चल रही थी। तो ये सब कारण थे। तो इसने कहा महारानी ने कि ऐसा है कि सारे सबके अधिकार अब क्या किए जाएंगे, सुरक्षित रखे जाएंगे। दूसरी बात बोली इन्होंने कि स्वेच्छा से गोद लेने का अधिकार भी अब आपका बना रहेगा, यानी राजा महाराजाओं से कहा अब स्वेच्छा से गोद लेने का अधिकारी बना रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई जी इसी के विरोध में ही तो लड़ी थी, इसी के विरोध में लड़ी, तो उन्हें गोद का अधिकार नहीं दिया गया। अब नहीं दिया गया तो इसलिए वो 1857 की क्रांति में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये भी अधिकार क्या है, अब भारत के राजाओं को या भारत को दे दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उनमें कहा, उस रानी ने कहा कैसा है, जो रक्षा और कह सकते हैं उनके क्षेत्र हैं और उनको छीना नहीं जाएगा। यानी ये कहा गया कि जो कह सकते हो वायसराय थे, सॉरी उस समय के कह सकते हो कि जो राजा महाराजा थे, नरेश थे, उनकी जो जमीन थी या उनका जो लैंड था या उनका राज्य था, अब वो छीना नहीं जाएगा, जैसे डलहौजी कर रहे थे, है ना, जैसे डलहौजी ने किया वैसे अब नहीं किया जाएगा। और इसमें बोला गया कि सभी जाति धर्म के लोगों को अब क्या है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। यानी अब सरकारी पदों में जाति और धर्म की योग्यता नहीं चलेगी, अब क्या चलेगी, अब आप योग्य हो तो फिर क्या होगा, आप जाओगे, नहीं हो तो नहीं जाओगे। अब और इसमें ये बात कही गई कि धार्मिक विचारों विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और देश की परंपराओं का सम्मान करेंगे। इसने कहा कि ऐसा है, हम किसी के धर्म आदि में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे और देश में जो परंपराएं हैं भारत की वो प्रचलित रहेंगी, उनमें कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत के शिक्षित वर्ग ने कहा कि ये हमारे अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षित वर्ग ने भारत के ने कौन से अधिनियम या घोषणा को कहा कि ये हमारे अधिकारों का क्या है, मैग्ना कार्टा है, तो वो बता देना महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को जो कैनिंग ने की थी इलाहाबाद में। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 का जो परिषद अधिनियम था, इसे भारत का पहला परिषद अधिनियम बोला जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि इसमें परिवर्तन कहाँ कहाँ हो रहे थे। तो देखो इसमें अगर हम तीन चीजें मान लें, यानी तीन स्थान मान लें, वो क्या थे, एक तो गृह सरकार थी, गृह सरकार का कहने का तात्पर्य है ब्रिटेन की सरकार। दूसरी बात भारत सरकार, भारत सरकार का कहने का तात्पर्य भारत में जो वायसराय के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसकी। और प्रांतीय सरकार का मतलब है जो प्रांतों में जो गवर्नर थे, उनके सदस्य और उनकी परिषद जो काम कर रही थी, उसकी बात की जा रही है। तो ना तो इसमें प्रांतीय सरकार में कोई परिवर्तन हुआ और ना ही इस गृह सरकार में कोई परिवर्तन हुआ। यानी भारत सचिव और उसकी परिषद के जो सदस्य थे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि 15 सदस्य थे, जैसे अभी हमने देखे थे, तो 15 सदस्य के 15 सदस्य बने रहे और इसमें सचिव में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना इसके कार्यों में कोई परिवर्तन हुआ। परिवर्तन सिर्फ हुआ तो ये केंद्रीय सरकार में हुआ, यानी भारत की सरकार में हुआ। भारत की सरकार मतलब ये वायसराय और वायसराय के सदस्य कार्यकारी। अब इसमें बात की गई सदस्यों की, तो इसमें संख्या बताई गई कि 6 से 12 तक हो सकती है अधिकतम, यानी मिनिमम कितनी, 6 और मैक्सिमम कितनी, 12 तक हो सकती है बताई गई। और इसमें कहा गया कि अब विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर रहा है, केंद्रीकरण की जगह। पहले आपको हमने बताया था कि
सारे प्रांतों से विधि बनाने की शक्ति ले ली गई थी। अब शक्ति दोबारा से दी जाने लगी। यानी इसमें कहा गया कि प्रांतों को अपनी विधि बनाने की शक्ति दोबारा से दी जाती है। तो इसमें क्या बोला गया कि शासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। यानी सेंटर में जो सारी पावर थी, उसे क्या है थोड़ा स्टेटों में बाँटा जा रहा है। तो इसमें शुरुआत हुई किसकी? विकेंद्रीकरण की। तो इसमें जैसे मद्रास है, बम्बई है, ये प्रेसिडेंट जो थीं, उन्हें अधिकार पुनः दे दिए गए कि वो अपने यहाँ पर अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत यानी वायसराय से ऊपर पहुँच जाएँगे, लेकिन एक लोकल के जो कानून हैं, ज़रूरतें हैं, वो बना सकती हैं। इससे पहले तो कुछ भी नहीं बना पा रही थी। ठीक है? और इसमें बात की गई कि जो वायसराय है, उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी, यानी उसे अधिकार होगा। कह सकते हो बिना परिषद की मंजूरी के, यानी जो परिषद है इसके जो सदस्य हैं, उनकी बिना मंजूरी के कोई स्थिति ऐसी आती है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी एक ऑर्डिनेंस ला सकता है। उसका जो समय रखा गया, वो 6 मंथ रखा गया था। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से एक्ट में तो कौन से एक्ट में है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। अब इसमें एक बात और की गई, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय लोगों को शामिल किया गया। ये पहली बार हो रहा है। यानी तो ये भारत की जो वायसराय की जो परिषद थी, उसमें भारतीय लोगों को शामिल करने की बात की गई। अब परिषद में क्या हुआ, जो सदस्य थे उसमें भारतीय लोग भी शामिल होने लगे और पहली बार ऐसा हुआ कि 3 सदस्यों को कैनिंग ने उस समय शामिल किया। तो वो कौन से थे, हमें पता होना चाहिए। जो देखो एक्ट कब आया 1861 में और पूछ ले कब शामिल किए गए, तो ध्यान रखना 1862 में, यानी 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों को शामिल किया। वो कौन थे, पता होना चाहिए। तो बनारस के राजा थे, इनका नाम भी पता रखना। बनारस के राजा देव नारायण सिंह जी थे और उस समय पटियाला के जो महाराजा थे वो नरेंद्र सिंह जी थे और सर दिनकर राव जी को भी इसमें शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि 1861 के परिषद अधिनियम के तहत किसे-किसे वायसराय की परिषद में शामिल किया गया, तो वो 3 लोग थे, वो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है? और इसमें क्या कहा गया कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत अगर देखा जाए तो वो कैनिंग ने की थी। कब की थी? 1859 में। अगर ये बात की जाए कि शुरू किसने की थी सबसे पहले, तो 1859 में ये कैनिंग ने शुरू की थी। किसने? कैनिंग ने शुरू की थी। लेकिन इससे ये कह सकते हो आधिकारिक रूप से कब लागू किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है 1861 के अधिनियम के द्वारा, परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है? इस चीज़ को याद रखना। अगर पूछा जाए शुरू किसने की थी, तो वो कैनिंग ने शुरू की थी। कब? 1859 में, ठीक है? इस चीज़ का याद रखना है। तो हमें मुख्य से क्या बात करनी है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत सरकार में परिवर्तन हुआ था, ना तो प्रांतों में कोई परिवर्तन हुआ। और इसमें क्या हुआ था, विकेंद्रीकरण की प्रणाली लागू की गई, ठीक है? उसमें मुंबई बम्बई और जो मद्रास था दोनों को, यानी बम्बई और मद्रास को अब दोबारा से शक्ति दे दी गई कानून बनाने की और अध्यादेश जारी करने की वायसराय को शक्ति दी गई। इसका कार्यकाल 6 माह तक का हो सकता था, यानी जो इसका टाइम पीरियड हो सकता था, वो 6 माह तक हो सकता था ऑर्डिनेंस बल लाने के लिए। और कैनिंग ने विभागीय प्रणाली जो शुरू की थी, अच्छा ये रही, हाँ, विभागीय प्रणाली जो शुरू की, वो उसमें लागू कर दी गई और कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी परिषद में रखा। वो कौन थे? बनारस के राजा देवनारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव को इसमें शामिल किया अपनी परिषद में। तो आपसे यही पॉइंट पूछे जाते हैं और इसी में क्या हुआ, 1861 की परिषद में ही आगे जाके हम देखते हैं 1892, 1909, यही जो एक्ट था इसी में थोड़े-थोड़े परिवर्तन होते रहे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1873 का एक अधिनियम आया था। इसमें कहा गया कि कंपनी को कभी भी खत्म किया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कौन से एक्ट के तहत कंपनी को खत्म करने की बात की गई, तो 1873 का एक अधिनियम आया। इसमें कहा गया एआईसी को कभी भी भंग किया जा सकता है और इसी अधिनियम के तहत 1 जनवरी
1884 को एआईसी को औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से भंग कर दिया गया। अगर आपसे पूछे कि कंपनी को कौन से अधिनियम के तहत समाप्त किया गया एआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 1873 के अधिनियम के तहत। और कब किया गया? तो 1 जनवरी 1884 को। नेक्स्ट एक अधिनियम और आया था, इसे देखते हैं। देखो ये छोटे-छोटे अधिनियम है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमने ये कवर कर लिए। तो एक आया था शाही उपाधि अधिनियम, यानी ये शाही उपाधि अधिनियम आया तो इसका नाम ही शाही उपाधि अधिनियम है, यानी एम्परर घोषित की जा रही है। कौन? क्वीन। ठीक है, तो ये कब आया था? 1876 में। इसमें दो बातें की गई। पहली बात थी, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें छठवां सदस्य जोड़ा गया। हमने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये कौन से थे? विधायी सदस्य थे, विधायी सदस्य। ठीक है, विधायी सदस्य। और एक क्या थी गवर्नर की? प्रशासनिक, प्रशासनिक परिषद थी। उसमें अभी तक लास्ट तक कितने थे? 5 थे। अब छठवां सदस्य भी क्या कर दिया? अब इसमें जोड़ दिया। और इसको काम दिया गया वो लोक निर्माण का था। किसका? लोक निर्माण का, यानी पीडब्ल्यूडी। अब अभी जो विभाग है, कौन सा? पीडब्ल्यू जो विभाग है, उसको ही विभाग को उस समय दे दिया गया। किसे? ये छठवें सदस्य को। और इसमें एक और घोषणा की गई, इसमें कहा गया कि जो ब्रिटेन की महारानी है, उन्हें क्या है? भारत की भी महारानी यानी साम्राज्ञी घोषित किया जाता है, यानी क्वीन, एम्परर क्वीन घोषित किया जाता है। तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो यही अधिनियम था, 1876 का अधिनियम। और इसके तहत 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा ब्रिटिश महारानी को क्या कर दिया? और भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया। कहने का तात्पर्य है, भारत की ये क्वीन एम्परर बना दी, साम्राज्ञी घोषित कर दी, यानी महारानी भारत की भी घोषित कर दी ऑफिशियल रूप से। तो आपसे पूछा जाए कौन से अधिनियम के तहत, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876। एक बार पूछा गया है शाही उपाधि अधिनियम कब आया, तो 1876 में आया। तो इसकी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी 1861 के अधिनियम के परिषद के बाद में 1892 का परिषद अधिनियम आया। अब इस परिषद में क्या क्या था, मुख्य रूप से हम वो चीज देखेंगे। तो इसमें कहा गया केंद्रीय विधानमंडल में, ध्यान रखना विधानमंडल है ना, अभी हमने बताया था प्रशासनिक चीज अलग थी और विधानमंडल अलग था, यानी विधि बनाने वाली परिषद अलग थी। तो विधानमंडल में इससे पहले कितना रखा गया था? 6 से 12। अब कितना कर दिया? मिनिमम कितना होना चाहिए? 10 और मैक्सिमम 16 होना चाहिए। दूसरी बात की गई कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन इसमें कहा गया कि जो मतदान नहीं कर सकते भारतीय सदस्य हैं वो, और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, इसमें प्रावधान ये किया गया कि विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य हैं वो क्या कर सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं और बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? मतदान नहीं कर सकते, यानी वोटिंग नहीं कर सकते, और अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न का मतलब ये होता है काउंटर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन पूछ लिया, उसके बाद आंसर मिल गया, और फिर उसके बाद में उसका दोबारा से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे अनुपूरक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात की गई कि इसके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न संस्थाओं से सदस्यों को भी लिए जाने की बात की गई थी। देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बस इतना पता रखना है कि ऐसा हुआ था, उसके बाद तो कुछ पढ़ना नहीं है। और एक और बात की गई कि इस अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ। अगर आपसे बोला जाए स्थानीय स्वशासन का आरंभ कहाँ से हो रहा है, तो 1892 के परिषद अधिनियम से। क्यों? क्योंकि जो क्या था, विधान जो कह सकते हो, प्रांतों में जो विधायिकाओं की स्वीकृति दी गई, यानी प्रांतों में क्या किया गया कि विधायिकाओं की। नेक्स्ट देखते हैं कि इस अधिनियम से स्थानीय स्वशासन आरंभ हुआ, और इसमें ये कहा गया कि प्रांतीय जो कह सकते हो सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारों को विधि बनाने के लिए विधायिकाओं के गठन की बात की गई, इसीलिए इसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन का आरंभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाए स्थानीय स्वशासन का आरंभ कब से माना जा रहा है, तो स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जा रहा है 1892 के परिषद अधिनियम से। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखते हैं।